चलो भाई अब थर्मल रेडिएशन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं और लास्ट पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकलता है उसका कलर वाइज, उसमें जो एनर्जी होती है उसका कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सी ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हमने इसको बड़े केयरफुली अभी तक अवॉइड कर रखा। तब तक मैं आपको क्या बोलता था, दैट पावर इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी टू द पावर 4 एंड दिस एंड दैट, मतलब जो भी फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूले में बस टेम्परेचर डालो, एप्सिलॉन वगैरह चाहिए तो वो डालो और आपको ये मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट टोटल पावर कितनी रेडिएट करेगा। लेकिन आप ये भी देखो, खासकर अगर आपने दिवाली के पटाखे चलते हुए देखे हैं तो यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स। रेडिएशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो रेड कलर का निकल रहा है, वो ग्रीन कलर का निकल रहा है, वो ब्लूइश कलर में है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो देयरफॉर यहां पे हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ध्यान रखना कि इस पार्ट में ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो आपके कोर्स के बाहर है। मतलब ये ऐसा पार्ट है जिसका यू कैन से दैट मोर देन 99% तो आपके कोर्स के बाहर ही है, 1% थोड़ा बहुत जो कोर्स में है वो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं और उसमें खाली ब्लैक बॉडी आती है। हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसको अगर आपने एक टेम्परेचर कैपिटल टी पे रख दिया तो, और वो लेटर से कि पावर टोटल रेडिएट कर रही है 100 वॉट, तो हम ये रफली देखेंगे कि 100 वॉट में से कितना पावर जो है वो रेड रीजन में निकलता है, कितना ग्रीन में, कितना येलो में, ब्लू में एंड सो ऑन। और इसको बोलते हैं वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन, या कुछ बुक्स में इसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम यू नो दैट इज रिलेटेड टू कलर्स बेसिकली। तो वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। और इसमें मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखो तो एक रफ, अगर आप थंब रूल अगर देखोगे तो ऐसा है कि अगर मान लो किसी चीज को अगर आप गर्म करते हो, लोहे का एक पीस लेते हो, उसको गर्म करते हो, तो सबसे पहले वो तप के लाल होता है। या गैस की अगर आप, सॉरी गैस नहीं, अगर आप मान लो कोयला अगर आप लेते हो, कोयले को अगर आप जलाते हो, कोल की फ्लेम अगर आप देखोगे तो वो रेडिश ऑरेंजिश टाइप की होती है और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू गैस फ्लेम। गैस फ्लेम अगर आप देखोगे तो वो ब्लूइश कलर की होती है। केमिकल इफेक्ट्स को अगर आप एक सेकंड के लिए साइड में कर दो तो रफली थंब रूल ये होता है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, तब तो वो ऐसा रेडिएशन देती है जो ज्यादातर इंफ्रारेड रीजन वगैरह में होता है, वो आपको दिखेगा, ह्यूमन आइज को दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने मान लो सपोज उसको लेट अस से 600-700 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तब अगर आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर आपको कुछ कुछ रेडिश कलर का दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आप और ज्यादा हीट करते हो तो वो टेम्परेचर धीरे धीरे ब्लूइश, सॉरी जो कलर जो है उसका वो धीरे धीरे ब्लूइश साइड में शिफ्ट होता है। तो थंब रूल ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका कलर रेड से ब्लू के साइड में शिफ्ट होगा, बिकॉज द प्रेडोमिनेंट रेडिएशन विल बी मोर एनर्जेटिक एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। यू नो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो कि ब्लू कलर के फोटॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, रेड कलर के फोटॉन्स कम एनर्जेटिक होते हैं। ऑल्दो मतलब रेड खतरनाक ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी रेड कलर के फोटॉन्स कम एनर्जेटिक होते हैं। और जैसे जैसे आप किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो प्रेडोमिनेंटली उसका जो फेवरेट कलर होगा वो ज्यादा एनर्जेटिक वाला फोटोन हो जाएगा, विच विल बी ब्लू। तो रफली अपन ये बोल सकते हैं, लेकिन बाकी ये ध्यान रखना कि उसमें बहुत कुछ होते हैं डिटेल्स जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगेन जो भी है वो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके देखते हैं। जैसे इस चीज को डिटेल में स्टडी करने के लिए, करने से पहले हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसको ये लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज समथिंग लाइक, थोड़ा अजीब सा फंडा है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो सपोज इफ यू रिमेंबर, हमने लीनियर डेंसिटी की एक डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, 0 से लेके L लेंथ का इसका या X लेंथ का एक पीस लेते हैं, और X लेंथ के पीस के अंदर अगर मास m है तो अगले dx लेंथ के अंदर जो मास होगा उसको हम बोल सकते हैं dm, और ये dm बाय dx जो होगा इसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और इसको हम लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस होती है कि ये आपको बताता है कि कितने कम डिस्टेंस के अंदर या कितने कम लेंथ के अंदर कितना ज्यादा मास आपने ठूस ठूस के भरा हुआ है, उतनी जितना ज्यादा आप रखोगे उतनी ज्यादा होगी आपकी लीनियर डेंसिटी। बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ब्लैक बॉडी है, उससे रेडिएशन निकल रहा है, और अब रेडिएशन की अपने को पता है कि जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो प्रैक्टिकली, मतलब अगर आप थियोरेटिकली देखोगे, नॉट प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली अगर आप देखो तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। जीरो वेवलेंथ मतलब क्या है कि बहुत 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 एनर्जेटिक फोटॉन्स हो गए, इनफाइनाइट वेवलेंथ के तरफ जाओगे तो बहुत कम एनर्जेटिक फोटॉन्स आएंगे। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है,
तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी ब्लैक बॉडी, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे 0 से लेके इन्फिनिटी वेवलेंथ तक के खूब सारे फोटॉन्स एमिट करेगी। और इसमें अब अगर मान लो सपोज लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक, मान लो लेट अस से 400 आपने नैनोमीटर्स ले लिया, 0 से लेके 400 नैनोमीटर्स या लैम्डा वेवलेंथ तक की रेंज के अंदर जो एनर्जी या जो पावर एमिट होगी वो पावर है अगर मान लो P। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक का पूरा रेंज है वैसे, लेकिन 0 से लेके लैम्डा तक की रेंज के अंदर अगर ये एनर्जी या पावर एमिट कर रहा है P, तो अगला जो जरा सा रीजन होगा डी लैम्डा, इसके अंदर जो पावर एमिट होगी वो ऑब्वियसली वो भी इनफाइनाइटेसिमल होगी dp, और dp बाय डी लैम्डा जो होता है इसको ये लोग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रफली बोलते हैं। रफली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उसको मैं भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं, लेकिन क्या चलो आई विल डू दैट मॉडिफिकेशन लेटर। ये जो dp बाय डी ई लिख दिया है मैंने, लेट मी करेक्ट इट, dp बाय डी लैम्डा जो चीज होती है ये आपको बताता है कि पर यूनिट वेवलेंथ कितनी ज्यादा पावर एमिट हो रही है। अगर ये dp बाय डी लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उन वेवलेंथ्स के लिए अगर आप देखोगे तो उन वेवलेंथ्स के लिए ज्यादा पावर एमिट हो रही है, और अगर कहीं dp बाय डी लैम्डा कम है तो उन वेवलेंथ्स के लिए अगर आप देखोगे तो कम पावर एमिट हो रही होगी। दिस इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है और इसकी डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं पे डेंसिटी कम है, फिर कहीं ज्यादा है, फिर कहीं बहुत ज्यादा है, एंड सो ऑन, कुछ ऐसी वेरिएबल सी अजीब सी डेंसिटी है। तो जहां पे dm बाई dx, अगर आप dx dx लेंथ के इक्वल पीसेस लोगे तो ऑब्वियसली इस रीजन में अगर आप देखोगे तो dx लेंथ के पीस के अंदर ज्यादा मास आएगा, इस रीजन के अंदर देखोगे तो कम आएगा, एंड सो ऑन। और जहां पे dm बाई dx ज्यादा होगा आप ये बोल सकते हो कि वहां पे इसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा मास आपका कम लेंथ के अंदर एक्यूमुलेटेड होगा। सेम चीज यहां पे भी है कि अगर मान लो अगर हम डी लैम्डा थिकनेस का एक वेवलेंथ रेंज लेते हैं और उस वेवलेंथ रेंज के अंदर पावर एमिटेड अगर dp है, तो dp बाय डी लैम्डा आपको ये बताता है कि कितना पावर कॉन्सेंट्रेटेड है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। जैसे अगर मान लो कोई बॉडी आपने हीट करी और वो आपको रेड कलर की दिख रही है, लोहे को गर्म किया और वो गर्म होकर लाल हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि वो खाली लाल कलर एमिट कर रहा है, वो टेक्निकली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ एमिट कर रहा होगा, लेकिन लाल उसका प्रेडोमिनेंट कलर होगा विजिबल रेंज में, इस वजह से वो आपको लाल दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि रेड वेवलेंथ के आसपास अगर आप देखोगे तो dp बाई डी लैम्डा ज्यादा होगी, और इसी वजह से वो प्रेडोमिनेंटली आपको दिखाई देगा। और फर्दर याद करो कि पावर डिवाइडेड बाय एरिया जो होता था इसको हम बोलते थे एमिसिव पावर। तो यहां पे भी मैंने पावर के टर्म्स में थोड़ा सा समझा दिया है बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मान लो सपोज इसमें हर जगह मैं पावर को एमिसिव पावर से रिप्लेस कर देता हूं, ज्यादातर बुक्स में उसको पावर के नहीं एमिसिव पावर के टर्म्स में देते हैं बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर मान लो मैं हर जगह P को, ध्यान से देखो, सब जगह मैं P को मिटा रहा हूं और सब जगह P को अगर मैं एमिसिव पावर से रिप्लेस कर देता हूं सपोज, तो ये और कुछ नहीं है, ये पावर पर यूनिट एरिया है और कुछ नहीं है। तो dE बाई डी लैम्डा जो होती है इसको ये लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और ये रिप्रेजेंट उसी चीज को करता है जिसको अभी हमने देखा था कि रिप्रेजेंट यही करता है कि किस वेवलेंथ रेंज के अंदर ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है एक तरीके से। और बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं dp बाई डी लैम्डा तो ये भी ठीक है, पावर को आप एमिसिव पावर इंटू ए लिख दो और इसको a को बाहर ले जाओ। तो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद पावर तो आप इसको उस तरीके से भी लिख दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। dp बाई डी लैम्डा अगर आप देखोगे तो दिस विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बट ज्यादातर बुक्स में जो ये ग्राफ्स बनाते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, यूज करते हैं, वो ज्यादातर ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को यूज करते हैं। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ही लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आगे चल के बीटेक लेवल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जहां पे भी आप इसके और एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे तो वहां पे वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ही लेके कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस यूज दैट हियर ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की इंपॉर्टेंस होती है कि ये आपको बताता है कि किस रीजन के अंदर या किस वेवलेंथ रेंज में आपकी पावर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसको ये लोग जनरली एक लेटर ई लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ये लोग ई लैम्डा से डिनोट करते हैं। और
ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है इसका यूज करके हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से कैसे रेडिएशन एमिट होता है फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी। जैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का अगर आप ग्राफ देखोगे एक्सपेरिमेंटली, इन लोगों ने ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का ग्राफ बना रखा है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सी, अगर मान लो सपोज आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज ग्राफ्स। ये ग्राफ्स वैसे तो अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, और बाकी एक थ्योरी होती है, कुछ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन उससे भी आते हैं, बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि ग्राफ क्या है और क्या मतलब है इसका। सी, अगर आपके पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उससे निकलने वाले रेडिएशन को आप ये स्टडी करते हो और ये देखते हो कि उसमें इस वेवलेंथ के ऊपर कितनी एनर्जी है, इस वेवलेंथ के लिए कितनी एनर्जी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हो, तो ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से आते हैं। अगर मान लो सपोज आप लेटर से 3000 केल्विन के ऊपर आप ग्राफ बनाते हो, तो 3000 केल्विन के ऊपर ये कुछ इस तरह का पिंक वॉयलेट टाइप का ग्राफ बना हुआ है। और जब ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे, लेटर से कि 3500 केल्विन कर दोगे तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा, बिकॉज एट अ हायर टेम्परेचर यू कैन सी कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर भी ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर भी ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर फोटॉन्स का एमिशन बढ़ता जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये ग्राफ बड़े रैपिडली ऊपर उठता है। एक बात तो ये है। दूसरा, इस ग्राफ को बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज तो आप एक्सपेरिमेंटली बना सकते हो। एक्सपेरिमेंटली आप एक ब्लैक बॉडी लो, जैसे हमने फेरीज ब्लैक बॉडी देखा था, उस सरफेस को आप लो और उससे निकलने वाले रेडिएशन को एनालाइज कर करके बड़ी मेहनत से आप चाहो तो ये ग्राफ बना सकते हो। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर ऑप्शन इज दिस कि एक और थ्योरी होती है जिसका यूज करके इस ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है। उसको लोग मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल्स थ्योरी बोलते हैं, और उसमें मैक्सवेल्स थ्योरी के हिसाब से भी इस ग्राफ को ड्रॉ करना पॉसिबल होता है। लेकिन थ्योरी के हिसाब से, इक्वेशंस के हिसाब से इस ग्राफ को पूरा प्लॉट करना, उन इक्वेशंस को स्टडी करना अपने कोर्स के काफी बाहर है। तो देयरफॉर ध्यान रखना कि आगे चल के वंस यू गेट इनटू आईआईटीज वो आपको मैक्सवेल थ्योरी वगैरह सब जरूर बताएंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सवेल थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप ये मान लो इस लेवल पे कि ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली एक तरीके से आए, और हमें इन ग्राफ्स की 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप ये देख लो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये ग्राफ्स एक तो बड़े होते जाते हैं, और अगर आप स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का प्रॉपर ग्राफ बना रहे हो तो ये ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी कर लो, कुछ इस तरीके से बना लो। ये इस तरह का काम नहीं होता है, बिकॉज यू कैन ईजिली सी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबका फायदा होगा, देश तरक्की करेगा तो सबका फायदा होगा। ऐसे नहीं कि मैं ही आगे निकल जाऊंगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा तो राइज करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि कोई ज्यादा राइज कर जाएगा, कोई उतना राइज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे अगर हायर टेम्परेचर पे है तो इस वाले फोटो वेवलेंथ के ऊपर भी रेडिएशन बढ़ेगा, इसके लिए भी रेडिएशन बढ़ेगा। अगर मान लो आप इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना देते हो तो थोड़ा सा कॉन्ट्ररी टू कॉमन सेंस हो जाता है, बिकॉज उसका मतलब तो ये है कि इनका तो फायदा हो गया लेकिन इनका अगर आप देखोगे तो नुकसान हो गया, विच डजंट रियली हैपन इन द आइडियल वर्ल्ड। तो एक पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रॉपर किसी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बना रहे हो तो पहली कॉमन सेंस वाली बात तो ये कि भाई ये ग्राफ्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है प्रॉपर्टी की, ऑन एन एवरेज जैसे जैसे हायर टेम्परेचर करोगे वैसे वैसे ये ग्राफ्स और बड़े होते जाते हैं। इनका जो पीक है वो पीक और हायर होता जाता है, और हायर होने के साथ साथ ये पीक एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये पीक थोड़ा सा पीछे भी जाता है। अगर आप ये सारे पीक्स को जरा कनेक्ट करते जाओ, सबको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि ये ऊपर तो गया है, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, बट इसके साथ साथ ये पीक थोड़ा थोड़ा पीछे भी जा रहा है। और पीछे जाने का मतलब ये है कि वेवलेंथ जो इसकी फेवरेट वेवलेंथ है, फेवरेट वेवलेंथ वो होती है जहां पे पीक आता है। जो फेवरेट वेवलेंथ है, ये फेवरेट वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है एनर्जी, इसकी फेवरेट एनर्जी बढ़ना एक तरीके से। और ये वही है जो मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे बॉडी का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बॉडी का जो फेवरेट कलर होता है रेडिएशन का वो रेड से धीरे धीरे ब्लू की तरफ शिफ्ट करता है। यू नो वेरी वेल कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो देयरफॉर जो पीक के पीछे शिफ्ट होने का फंडा है वो सिंपली आपको ये बताता है कि हायर टेम्परेचर पे इसकी टेंडेंसी
ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन या कम वेवलेंथ के फोटोन एमिट करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ये बात है। तो पीक्स ऊपर जाते हैं और पीक्स पीछे शिफ्ट होते हैं एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। और बाकी थोड़ा सा इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसमें जो एक दो तीन प्रॉपर्टीज मैं बताने वाला हूं, एक आध बता भी चुका हूं, उन्हीं के ऊपर जनरली ये लोग क्वेश्चंस देते हैं। और कोई बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये बहुत ज्यादा डीप में जेई लेवल पे नहीं जाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं वो प्रॉपर्टी होती है एरिया अंडर द ग्राफ की। अगर मान लो सपोज ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। अब आप देखो कि यहां पे अगर आप एक स्लाइस लेते हो तो स्लाइस के अंदर में जो एरिया आता है, ये एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया आ जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब आप देख लो कि ब्रेड्थ अगर आप देखोगे तो डी लैम्डा है, और लेंथ अगर आप देखोगे तो आप देख लो कि लेंथ अगर आप देखोगे तो ये लेंथ है आपकी ई लैम्डा। हाइट जो है एक तरीके से इस ग्राफ में ये है ई लैम्डा, और ई लैम्डा आप याद करो क्या होती है, ई लैम्डा होती है आपकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डीई बाय डी लैम्डा, इस तरीके से। तो डीए अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है आपका डीई के बराबर। दैट मीन्स अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा इस तरीके से कि जो ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया है वो टोटल एरिया और कुछ नहीं है, टोटल एरिया आपका टोटल एमिसिव पावर के बराबर है। आपने अगर इसको पूरा जीरो से लेके लैम्डा तक की रेंज में अगर इंटीग्रेट कर दिया है तो जो कंप्लीट एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो इसकी टोटल एमिसिव पावर के बराबर होगा। और याद करो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमने देखा था कि टोटल एमिसिव पावर तो सिंपली होती है सिग्मा, ए नहीं आता है सॉरी, सिग्मा टी रेज टू 4। तो देयरफॉर ग्राफ के अंदर में जो एरिया है, ध्यान रखना कि ग्राफ के अंदर में जो एरिया है वो किसी भी ब्लैक बॉडी की टोटल एमिसिव पावर के बराबर है। और अगर इसी में आप जो ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया है वो भी मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखना कि एरिया एक तो ग्राफ के अंदर का एरिया है, यहां पे जो मैं एरिया लिख रहा हूं उसका वो मतलब है, और अदरवाइज अगर आपने एक ब्लैक बॉडी ली है एक्चुअली उसका जो एक्चुअल सरफेस एरिया होगा वो अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू कैन इजीली सी कि ये जो चीज है ये आपकी टोटल पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है वो सिंपली टी रेज टू 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दोगे तो टेम्परेचर डबल करने से ग्राफ के अंदर का एरिया डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा, ये सीधा 16 टाइम्स हो जाएगा। और ये थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो। यू कैन सी कि यहाँ पे ये 300 केल्विन है और मैं इसको अभी आप देख लो कि मैं इसको 600 केल्विन पे तो ले जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया हूँ। 300 केल्विन से अगर मैं इसको 4500 तक भी लेके जाता हूँ, मतलब इसको मैं 1.5 टाइम्स भी करता हूँ, तो आप खुद ही देख लो कि ये एरिया था एक और एक ये पूरा एरिया। यू कैन इजीली सी कि एरिया बहुत रैपिडली बढ़ता है। और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये ध्यान रखना कि जो एरिया अंडर द कर्व है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और ये ध्यान रखना कि एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लेते हैं। और इनफैक्ट इसका तो एक नाम भी है, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ इसका एक नाम भी है, इसको ये लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। सी वीन ने बेसिकली वही ऑब्जर्व किया था जो हमने भी ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है, जो पीक है, और जो लैम्डा होती है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आती है, उस लैम्डा को हम ऑब्जेक्ट की फेवरेट लैम्डा या लैम्डा मैक्स बोल देते हैं। वीन ने बेसिकली ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये लैम्डा मैक्स पीछे जाता है, मतलब डिक्रीज करता है। और बाकी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेशंस वगैरह करके एक बड़ी सिंपल सी चीज ये निकाली कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर इन केल्विन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है।
दैट्स काइंड ऑफ, आई विल नॉट से दैट इज कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस यही बोलती है कि हायर टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा है कि इन दोनों का फर्स्ट पावर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो होता है इसको ये लोग बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन बंदे का नाम है और डिस्प्लेसमेंट से शायद इनका मतलब ये है कि पीक पीछे के साइड में डिस्प्लेस हो रहा है, इस वजह से उसको शायद ये लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ बोल देते होंगे, व्हाटएवर, बट दिस फेलो इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट बी है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऑप्शनल है, याद करना चाहो तो कर लो, स्कूल वूल में अगर याद करने को बोलते हैं तो याद कर लो, बट अदरवाइज एज फार एज जे इज कंसर्न उसमें आपको ये वैल्यू हमेशा दी रहेगी। तो ये ध्यान रखना, ये होता है आपका वीन्स लॉ। और वीन्स लॉ माइट लुक लाइक अ वेरी इजी लॉ की तरह, ठीक है तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें क्या खास बात है, बट आप सोच के देखो, वीन्स लॉ इज परहैप्स द ओनली लॉ और आवर ओनली मेथड जिससे आप बहुत दूर दूर की चीजों के टेम्परेचर नाप सकते हो। जैसे अगर आप मान लो, सपोज आपने मान लो कभी न्यूज में सुना कि कोई ऐसा स्टार ढूंढा गया जिसका टेम्परेचर सन से 10,000 टाइम्स ज्यादा है। अब यार उन्हें कैसे पता चला, साइंटिस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं कि स्टार का उतना टेम्परेचर, इसका इतना टेम्परेचर? भाई ऐसा तो होता नहीं कि रॉकेट में बैठते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, जाके डिप करके देख लेते हैं टेम्परेचर, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द मैकेनिज्म। तो स्टार का टेम्परेचर उन्हें यहां से बैठे बैठे कैसे पता चल जाता है? वो वीन्स लॉ से पता चलता है अल्टीमेटली, बिकॉज यू कैन सी कि हम स्टार तक तो नहीं जा रहे, लेकिन स्टार से निकलने वाली लाइट तो हम तक आ रही है। तो स्टार से आने वाली लाइट जो हमारे पास आती है, उस लाइट को ये लोग पकड़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि भाई उसमें रेड कलर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ब्लू का कितना है, अल्ट्रा वायलेट का कितना है, ये सब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं और उसका ये ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से, और उससे ये पता कर लेते हैं कि पीक कहाँ पे है। एंड यू कैन इजीली सी कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में अगर आपने एक्सपेरिमेंटली लैम्डा मैक्स निकाल लिया बाय एनालाइजिंग द लाइट दैट कम्स फ्रॉम दैट स्टार, अगर आपने लैम्डा मैक्स निकाल लिया, बी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बी तो आपको पता ही है, तो आप देख लो कि जो टेम्परेचर होगा वो सिंपली बी डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स हो जाएगा, फिनिश्ड। इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है। और अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ लॉ है, बिकॉज ऑब्वियसली द लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडीज। अब स्टार्स को आप बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं बोल सकते, और बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन सबको मिला जुला के कुछ करेक्शंस करके एटलीस्ट कुछ एस्टिमेट तो इन्हें मिल जाता है कि भाई किस चीज का कहां पे कितना टेम्परेचर है, ये बात है। तो ये ध्यान रखना दैट वीन्स लॉ इज वेरी वेरी इजी, बट इसकी रियल लाइफ इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज इससे आप उन चीजों के टेम्परेचर मेजर कर सकते हो जिनको नॉर्मली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे भी अगर आप इंडस्ट्री में भी देखो तो अगर मान लो बड़ी बड़ी फर्नेसेस हैं जिनके पास जाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, तो दूर से बैठे बैठे ये उससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को पकड़ के कुछ वीन्स लॉ या इसके किसी मॉडिफाइड फॉर्म को लगा के उसका टेम्परेचर एस्टिमेट कर लेते हैं। या अगर आप आजकल वो देखोगे जो कोविड के बाद से जो थर्मोमीटर्स आ गए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, चलो उनका तो कुछ अलग ही मैकेनिज्म होगा, वो एग्जैक्टली वीन्स लॉ यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आपके फोरहेड से या हाथ से निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ को ही मेजर करके कुछ वीन्स लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म लगा के घुमा फिरा के वो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि ये 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं इस ग्राफ की, ये आपको पता होनी चाहिए। और इस तरीके से थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया है कि किसी भी ब्लैक बॉडी से निकलने वाले टोटल रेडिएशन में अलग अलग कलर्स का क्या खेल होता है। लेकिन अगेन आई विल नॉट से कि हमने कुछ बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पे कुछ देखा है, बिकॉज कलर्स का खेल तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। दिवाली का कोई भी आप जो फायर वर्क्स वाला पटाखा होता है वो आप चला के देख लो तो यू विल सी ब्रिलियंट काइंड ऑफ लाइट्स। अब वो सारी की सारी जो लाइट्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज और उनके अलग अलग शेड्स, वो सब यहाँ से इतनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती, उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री और लगती है, बहुत सारी फिजिक्स भी और लगती है, जो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड आप आगे चल के अप्रोप्रिएट कोर्सेज लेके आगे स्टडी कर सकते हो। बट एज फार एज जे इज कंसर्न, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए एज फार एज रेडिएशन इज कंसर्न। तो विद दिस आई थिंक वी कैन से कि हमने हीट ट्रांसफर बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस बची है, वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस हर चैप्टर के एंड में मैं बोलता हूँ जरूर वो आप अच्छे से करो, बिकॉज प्रॉब्लम सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखना इज ओनली 10% ऑफ द स्टडी। 90% इंपॉर्टेंस इस चीज की होती है कि आप इसके बाद कितने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो, कितने अच्छे से थ्योरी को मास्टर करते हो, फॉर्मूले वगैरह समझते हो, याद करते हो, उनको अप्लाई कर करके देखते हो। बट ये सारा का सारा काम अच्छे से करके देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।